गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एक बार कंफर्म कर दीजिए, सब क्लियर है? ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एक बार कंफर्म कर दीजिए, सब क्लियर है? तो बेसिक प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शंस कंप्लीट हो गया है, टर्मिनोलॉजी जो भी थे इंपॉर्टेंट उन सारे टर्म्स को मैंने आपको बता दिए थे कि सर किसका मतलब क्या होता है। लगभग 60-70 वर्ड मैंने आपको 60 to 70 वर्ड मैंने क्लियर किया है, उनके मीनिंग्स आपको समझ करके आपको क्लास में आना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन आज का जो हमारा क्लास है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारी सेल में इंजरी होती है, यानी अगर मान के चलिए सेल के अंदर में एडवर्स कंडीशन में अगर सेल के अंदर में कोई प्रॉब्लम्स होता है, इंजरी होते हैं, तो किस किस टाइप के इंजरी होते हैं या सेल उन कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कैसे करता है, इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। यानी अगर आपका सेल है तो कोई एडवर्स कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कैसे करता है, या अगर सेल में इंजरी होगा तो सर क्या रिकवर हो सकता है या रिकवर नहीं होगा, अगर रिकवर होगा तो किस टाइप के इंजरी में रिकवर होगा, और अगर रिकवर नहीं होंगे तो किस टाइप ऑफ सेल इंजरी में रिकवर नहीं होंगे। इन सारे पॉइंट को अपन क्या करेंगे, याद करेंगे। क्लियर? यानी यहां पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि एडवर्स कंडीशन में सेल अडेप्ट कैसे करेगा। सेकंड हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सर अगर सेल में इंजरी होती है तो सर वो इंजरी रिकवर होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी, नहीं रिकवर होगी तो क्यों नहीं होगी। इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करने जा रहे हैं इस टॉपिक में स्टूडेंट, यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो आपका है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन, वहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट समझिए, सबसे पहले तो मीनिंग्स क्लियर कर लेते हैं। ओवरऑल तो मैंने आपको ही बता ही दिया कि सर सेल इंजरी का मतलब क्या होता है या सेल एडेप्टेशंस का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने ओवरऑल आपको क्लियर कर दिया। अब इसमें और कौन कौन से पॉइंट है वो समझिए। क्या कह रहा है जी, सेलर इंजरी एंड लीदल चेंजेस, यानी जब सेल के अंदर में इंजरी होता है तो सर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल एग्जिस्ट ऑन अ कंटिन्यू दैट इंक्लूड नॉर्मल एक्टिविटीज एंड एडेप्टेशन इंजरी एंड लीदल चेंजेस। जब लाइफ साइकिल में सेल जाता है, सेल लाइफ साइकिल का मतलब आपने पढ़ा होगा, एक छोटा सा साइकिल पढ़ा होगा कि सर ये हमारा क्या है, सेल साइकिल है। कहां से शुरू होता है तो सर जो फर्स्ट फेज होता है उस फर्स्ट फेज को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, तो सर जीवन फेज कहते हैं क्या सर। सेकेंड फेज को हम क्या कहते हैं, एस फेज कहते हैं सर। थर्ड फेज को हम G2 फेज कहते हैं, और जो आखिरी फेज होता है सर उसको हम M फेज कहते हैं। और इसके बाद भी आपने पढ़ा होगा कि सर कुछ सेल जो होते हैं वो G0 फेज में चले जाते हैं। यही आपने साइकिल पढ़ा होगा। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मुझे बताना यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है, रिकॉल कराना कंपलसरी हो जाता है, रिवाइज कराना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि ये सब पॉइंट आपने पढ़ा तो जरूर है, बस उसको रिवाइज कराना। और मैं बार बार कहता हूं कि कंपटीशन का रूल्स होता है कि पुरानी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए और नए चीजें उस पर क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। उसके ऊपर नई चीजें क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। जब आप एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट पढ़ेंगे, एंटी कैंसर ड्रग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, तो यही सेल साइकिल आपको वहां पर भी हेल्प करता है। सर जीवन फेज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, स्टार्ट होती है, एक छोटी सी कहानी है। एज फेज में सर रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए अपना रेप्लिका तैयार करता है। डीएनए क्या करता है, सिंथेटिक फेज में जाता है और 1 से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है। G2 फेज में भी आपका क्या होता है, सेल डिवीजन के पहले की सारी प्रोसेस वहां पर तैयार हो जाती है। और मेटा एम फेज में आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 4 फेज आपने पढ़ा होगा, अलग अलग उनके स्टेज होते हैं। और जब सेल यहाँ पर टीलोफेज में आता है तो सिंपली आपने ये पढ़ा होगा कि सर अगर यहाँ पर कोई एक सेल है, ये जब सेल डिवीजन प्रोसेस में एंटर करेगा तो सर यहाँ पर फाइनली एम फेज के बाद ये आपका 2 सेल में क्या हो जाएगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो स्टूडेंट, सेल डिवीजन कहते हो। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे सेल होते हैं जो G0 फेज में चले जाते हैं। G0 फेज को हम क्या कहते हैं, तो हम लोग सर G0 फेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज का मतलब क्या होता है। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ऐसे तो आप बहुत कमेंट करते ही हो। अब यहां पर बताओ कि सर ठीक है सेल डिवीजन तो हो गया, अब सेल डिवीजन के बाद मे भी कुछ ऐसे सेल होते हैं जो रेस्टिंग फेज में जाते हैं। अब रेस्टिंग फेज में जाते हैं तो बताइए रेस्टिंग फेज का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक है।
रेस्टिंग फेज का मतलब क्या है? नर्व सेल एग्जिट द सेल साइकिल वेयर इट प्रिपेयर फॉर डिवीजन। रेस्टिंग फेज में डिवीजन के लिए सेल डिवीजन नहीं करेगी। क्विसेंट फेज रीग्रोथ, इनएक्टिव होना, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, नो सेल डिवीजन। सरेंडर, वाह सरेंडर, नॉट सेल नॉट डिवाइड, जी नॉट इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। डोरमेंट स्टेज यानी सो गया, नो सेल डिवीजन। अरे मेरे भाई, सब रिसर्च करने वाले मेरे दोस्त, सबके सब आगे जाकर के रिसर्च करोगे, कंपनी में जाकर के साइंटिस्ट बनिएगा, जीपैट फर्स्ट रैंक लेकर के आएंगे, नाइपर फर्स्ट रैंक लेकर के आएंगे, ड्रग इंस्पेक्टर के भावी उम्मीदवार हैं हम लोग। आगे जाकर के उम्मीदवारी हम क्या करेंगे भाई, वहां पर तय करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर इस राज्य से मैं नॉमिनेटेड हो गया, मैं यहां इस कंपनी में साइंटिस्ट बन गया, भावी उम्मीदवार हूं, मुझे विजयी बनाइए अपनी मत को दे करके। सेल्फ रेप्लिकेशन, फ्लाइट, फाइट, सिंथेसिस, वाह वाह, चलिए कोई बात नहीं। साइटोकाइनेसिस, अरे मेरे दोस्त साइटोकाइनेसिस तो आपका एम फेज में ही हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस आपका G1 एस और G2 फेज होता है, एम फेज को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। रेस्टिंग फेज का मतलब हो गया, ठीक है, समझ गए, आपकी उम्मीदवारी तय हो गई, नॉमिनेशन आपने भर दिया, आने वाले टाइम में आप बिल्कुल आप जो चाहते हैं वो बन जाएंगे, ठीक है ना, शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। अब पढ़ाई पे आते हैं। G0 फेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज का मतलब हम क्या समझते हैं? रेस्टिंग फेज का मतलब समझते हैं कि भैया सेल इनएक्टिव हो गया। रेस्टिंग फेज का मतलब क्या समझते हैं कि सेल इनएक्टिव हो गया, सेल सो गया, अब सेल का कोई मतलब नहीं है, सेल डोरमेंट स्टेज में चला गया। ये हम सोचते हैं, लेकिन इसके विपरीत होता है, इसके अगेंस्ट होता है कंसेप्ट। G0 फेज में अगर कोई सेल एंटर करता है तो सर ये सेल आगे जाकर के मैच्योर होगा, और ये मैच्योर होगा तो सर ये सेल फंक्शन कॉज करेगा, अपना काम करेगा। अगर कार्डियक सेल का काम है ब्लड को पंप करना, तो सर कार्डियक सेल ब्लड पंप कब करेगा? जब वो G0 फेज में जाएगा मेरे दोस्त, जब वो G0 फेज में जाएगा। ये फेज केवल और केवल डिवीजन के लिए है, यानी एक सेल से दो सेल बनाना है तो सर ये डिवीजन के लिए आपका G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज और एम फेज है, केवल डिवीजन करने के लिए। अगर मान के चलिए इस सेल को लगता है, ये सेल अगर डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएट मतलब मैच्योर हो गया, तो सर ये कहेगा कि मैं सेल डिवीजन में नहीं जाऊंगा, मैं काम करूंगा घर का। जैसे मान लो घर में दो बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है। छोटा बच्चा क्या कर रहा है? तोड़ फोड़ कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, खिलौने को तोड़ रहा है, और बड़ा बच्चा सर समझदार हो गया, वो काम धंधा करना शुरू कर दिया। दैट इज द G0 फेज, जो काम करना शुरू कर दे, जो फंक्शनिंग हो जाए, वो क्या होता है G0 फेज में। G0 फेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है, लेकिन रेस्टिंग फेज मतलब डिवीजन वाला रेस्टिंग फेज है, सेल डिवीजन में नहीं जाएगा, वो अपना काम करेगा जिस भी पर्पस के लिए, सेल जिस काम के लिए जाना जाता है, वो काम जो सेल फंक्शनल यूनिट है ना, मान लो यहां पर सर हमारा कोई भी सेल हो, लीवर के सेल हो, स्टमक के सेल हो, जब वो काम कब करेगा? जब वो G0 फेज में जाएगा दोस्त। इनकेस अगर मान लीजिए इस सेल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि भैया सेल डिवीजन करना है तुमको, क्योंकि वहां पर कंडीशन ऐसा हो गया है कि ये सेल था, ये सेल था, बीच का सेल डेड हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है यही दोनों सेल एडजेसेंट सेल यहां पर डिवाइड करके एक नया सेल बनाएंगे, तो ये सेल को G0 फेज से बाहर आना होगा। तो कभी कभी ये भी आपने पढ़ा होगा कि कभी कभी रेस्टिंग फेज से जब G0 फेज से G1 फेज में आएगा तब सेल डिवीजन करेगा। तो G0 फेज का मतलब है फंक्शनिंग सेल, डिवीजन नहीं करेगा, बस सेल डिवीजन नहीं करेगा, वो मैच्योर हुआ सिर्फ वो काम करेगा। आपकी बॉडी में जो काम होता है ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका G0 फेज। जब सेल G0 फेज में जाएगा, उसने कह दिया, सरेंडर कर दिया कि हम डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अंदर काम कौन कर रहा है? काम वही सेल कर रहा है जो रेस्टिंग फेज में गया हुआ है। आपके अंदर जो भी काम चल रही है, सेल ही हमारा फंक्शनल यूनिट है ना जी, तो वो कौन कर रहा है? जब G0 फेज में जा रहा है।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि रिपेयर करके G1 फेज में एंटर करता है। सुरजीत कोहली में भी आपका वो कंसेप्ट हो सकता है कि सर वहां पर रिपेयरिंग वगैरह होती है। वैसे रिपेयरिंग वगैरह का कोई सीन नहीं होता है। G0 फेज में सेल मैच्योर होता है, G0 फेज में सेल जाकर के फंक्शनिंग कॉज करता है। क्लियर हो गया। G1 फेज लार्जेस्ट फेज होता है, एम फेज शॉर्टेस्ट फेज होता है सौरभ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सेल इंजरी कैसे हुआ, अभी वो अपन पढ़े ही नहीं तो कहां से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझना है, फंक्शनल सेल की प्रॉपर्टी आपको समझनी है। और उसके बाद फंक्शनल सेल भी ना डिवीजन वाले फेज में जा सकता है, लेकिन वो G0 से बाहर निकलेगा, G1 में एंटर कर जाएगा वो फिर। ठीक है, अगर उसको रेप्लिका तैयार करना होगा, डिवीजन करने होंगे, तो G0 से बाहर निकल करके G1 फेज में एंटर करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे आते हैं सर। Cell injury is defined as the effect of a variety of stress due to etiological agent and cell encounter resulting in changes in its internal and external environment। क्या करा कि सर सेल इंजरी का मतलब क्या होता है? सेल में इंजरी कब होगा? जब सेल एडवर्स कंडीशन से क्या होगा भाई, एडवर्स कंडीशन को फेस करेगा। और जब एडवर्स कंडीशन को फेस करेगा सेल, तो उस केस में स्ट्रेस हो सकते हैं, सेलुलर साइज, सेलुलर शेप, ये सब क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। और उस कारण से सर क्या हो सकती है, सेल की इंजरी हो सकती है। जिसमें दिया गया कि मान लीजिए कोई नॉर्मल सेल है, कोई नॉर्मल सेल है, अगर मान के चलिए उस सेल के अंदर में कोई फंक्शन या डिमांड अल्टर हो जाए, चेंज हो जाए, तो सेल क्या करेगा, अपने आप को अडेप्ट करेगा। उस कंडीशन में अपने आप को सेल क्या करेगा, अडेप्ट करेगा, इंजर्ड होने से बचाएगा। यानी अगर इंजरी हो भी गई है, अगर फंक्शन या डिमांड चेंज होने के कारण इंजरी हो भी गई है, तो उसको सेल क्या करेगा, अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। कैसे, एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब क्या हो गया था, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। सेल के साइज का श्रिंक होना एट्रोफी, हाइपरट्रोफी यानी साइज बढ़ जाना हाइपरट्रोफी। सर हाइपरप्लासिया नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज हो जाना हाइपरप्लासिया। अरे पढ़े हैं ना, मेटाप्लासिया कैंसरस वाली थी, अनकंट्रोल्ड था। मेटाप्लासिया में होता क्या, जैसे मान लो ये हमारा सेल है, मेटाप्लासिया जब होगा तो सर सेल की ग्रोथ तो होगी, लेकिन साइज इफेक्ट हो जाएगी, साइज अलग हो जाएगी, वो क्या कहलाता है, मेटाप्लासिया। डिस्प्लासिया, ये सब टर्म्स हैं। इन कंडीशन से, यानी जो अल्टर्ड होते हैं, सेल का फंक्शन जो अल्टर्ड होता है, तो सर हो सकता है एट्रोफी हो जाए सेल के अंदर, सर हो सकता है हाइपरट्रोफी हो जाए, सर हाइपरप्लासिया हो जाए, सर मेटाप्लासिया हो जाए, सर डिस्प्लासिया हो जाए। ये सब वो कंडीशन है जो आपके फंक्शंस, आपके डिमांड को अल्टर करते हैं, और उस स्ट्रेस को रिमूव करके फिर सेल क्या हो जाता है, रीस्टोर होता है। यानी सुनिए, अगर मान के चलिए कि नॉर्मल सेल है सर, कंडीशन एडवर्स हो गया सर, फंक्शन का डिमांड ज्यादा हो गया, मान के चले कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, अब सेल क्या हो गया सर, सेल के अंदर अब उस जो फंक्शनल चेंजेस हुआ है उसको अडेप्ट करने के लिए सेल ने अपने अंदर क्या किया, बदलाव लाया। साइज को छोटा कर लिया या साइज को बढ़ा लिया, या नंबर ऑफ सेल ज्यादा कर लिया या नंबर ऑफ सेल कम कर लिया। और इस तरीके से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, उस सिचुएशन में अपने आप को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, और वो सेल सर रीस्टोर हो गया, यानी कि फिर से नॉर्मल हो गया। नहीं समझ में आया? सर प्लीज एक बार टर्म्स को बता दीजिए, हम लोग रिवाइज कर सके, अभी के अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो बताया तो शुभ जी अभी, है ना, बता तो दिया सबका मीनिंग, एट्रोफी हाइपरट्रोफी सबका मतलब। और ये फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, सारे टर्म्स मैंने आपको दिए हैं, और मैंने रिक्वेस्ट किया था पिछली क्लास में स्टूडेंट, ठीक है ना, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आपको क्या करना है, इन सारे टर्म्स का मीनिंग्स क्लियर करके रखना। तब भी मैंने बता तो दिया ना सारे टर्म्स का मतलब, सारे टर्म्स का मीनिंग्स तो क्लियर कर दिया, एट्रोपी क्या है, हाइपरट्रोपी क्या है, हाइपरप्लासिया क्या है, मेटाप्लासिया क्या है। और टर्म्स को पढ़ करके आइए, बच्चे नहीं है आप लोग, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहूंगा, हमेशा स्ट्रिक्ट रहूंगा, हमेशा। पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं, आपको कन्वीनियंट करके दूंगा, आसान बना करके दूंगा थियरी को,
आसान कर दूंगा कंसेप्ट को, निमोनिक्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, लेकिन पढ़ाई में कंप्रोमाइज नहीं। जिस पर्पस के लिए आप हमसे जुड़े हैं उस पर्पस को हम आपको, ये नहीं कि हम आपको बाबू भैया करके बहुत आराम से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, क्लास लेफ्ट होइए। आप पिछली क्लास को याद करके नहीं आए हैं, क्लास लेफ्ट होइए, उसको पहले बैकलॉग्स को कवर कीजिए, उसके बाद आप एंटर कीजिए। बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे, ठीक है ना। जिनको भी है, चाहे शुभ जी या कोई भी और भी जो मैसेज कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप बैकलॉग्स कवर नहीं किए हैं, याद करके नहीं आए हैं, और कहने पर याद करके नहीं आए, मैंने पहले आपको बता दिया है कि 70 टर्म्स हमने ऑलमोस्ट आपको याद करवाया, लगभग 70-75 वर्ड मैंने मीनिंग्स क्लियर किया है। वो मुझे चाहिए पैथोलॉजी में तो चाहिए, ठीक है ना। आप कैसे कवर करते हैं, नहीं कवर करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हाँ वो मुझे चाहिए। एक दिन का गैप भी मिल गया था आपको, कल पूरी टाइम्स थी, कल नहीं लगी थी मेरी क्लास, आपको उसको कवर करना। और इस चीज को समझिए, अब 4-5 महीने बाद एग्जाम होना है, और अभी भी हम यही कहेंगे कि टीचर ही रिवाइज करा के दे, टीचर ही रिकॉल करा करके दे, तब फिर तो हो गया। वहां पर एग्जाम में भी टीचर ही आकर के बैठ के एग्जाम दे देंगे आपका। सिंपल सा यहां पर पॉइंट क्या था कि सर अगर कोई सेल है, सर अगर मान के चलिए कंडीशन ऐसा डेवलप हुआ कि वो अपने फंक्शन को चेंज कर लिया, इनकेस मान के चलिए आप यहां से कहीं दूसरे जगह चले जाते, मैं कश्मीर यहां से चला गया, बहुत सारे बच्चे कश्मीर के जुड़े होंगे वहां पर, मैं कश्मीर चला गया सर यहाँ पर कंडीशन कुछ है, वहां की कंडीशन कुछ और है, वहां की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कुछ और है। अब सेल जैसे ही वहां पर जाएगी, बॉडी फेस करेगी तो सेल ही फेस करेगी ना, तो सेल उस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करेगी। कैसे अडेप्ट करेगी, तो सर एट्रोफी करके, हाइपरट्रोफी करके, हाइपरप्लासिया करके, मेटाप्लासिया करके, डिस्प्लासिया करके सेल अपने आप को अडेप्ट कर लिया, और जो भी स्ट्रेस था सेल का, जो उसको इंजर्ड कर सकता था, जो उसको हार्म कर रहा था, जो उसको नुकसान कर रहा था, उसको रिमूव कर दिया और सेल फिर से नॉर्मल हो गया। तो हम अडेप्ट करते हैं ना, 2 दिन 3 दिन वहां पर सर हमें प्रॉब्लम होगी, 10 दिन 15 दिन 1 महीने प्रॉब्लम होगी, उसके बाद सर हम उस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। दैट इज द एडेप्टेशन। क्लियर सर। सुनिए दूसरा, माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस। देखिए अब 2 तरह का स्ट्रेस होता है, या तो सेल में कैसा होगा, सीवियर स्ट्रेस होगा और परसिस्टेंट फॉर्म में होगा, यानी लगातार होगा सर, और सीवियर स्ट्रेस होगा, और या तो सर कैसा होगा, माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस होगा। कैसा होगा जी, माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस होगा। 2 कंडीशन है, माइल्ड मतलब कम होगा। अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस है तो सर उसे हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं, और रिवर्सिबल का मतलब होता है कि वापस से रिपेयर हो सकता है। और अगर सीवियर स्ट्रेस है तो सर उस केस में उसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल कहते हैं। और इरिवर्सिबल अगर स्ट्रेस डेवलप हुआ स्टूडेंट तो सर सेल की डेथ हो जाएगी। तो सुनिएगा, नॉर्मल अल्टरेशन होता है, सेल रिकवर कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा। रिवर्सिबल इंजरी होती है, रिवर्सिबल का मतलब है कि वापस से ठीक हो सकता है, यानी रिकवर हो सकता है। और अगर आपको परसिस्टेंट फॉर्म में, क्रोनिक फॉर्म में, सीवियर फॉर्म में स्ट्रेस होता है, इरिवर्सिबल इंजरी होती है, तो सर सेल की डेथ हो जाएगी, रिकवरी के चांसेस नहीं है। तो रिवर्सिबल में सेल क्या होता है, रिपेयर होता है। याद रखेगा, रिवर्सिबल में सेल क्या होता है, रिपेयर होता है। रिवर्सिबल सेल इंजरी लाइक डीजनरेशन, सब सेलुलर अल्टरेशन, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, डीजनरेशन जैसे मान के चलिए डोपामिन। आप लोगों ने एक डिसऑर्डर पढ़ा होगा पार्किंसन, कमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा पहले सुन लीजिए पूरी बात, फिर मैं कमेंट पे आऊंगा ना आपका। कमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा यहां पर सुन लीजिए। डीजनरेशन, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर आपने पढ़ा होगा पार्किंसन, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर आपने पढ़ा होगा एल्जाइमर, पढ़ा है। वहां पर हमने सर क्या किया, ड्रग्स यूज किया। हमने वहां पर क्या किया, ड्रग्स यूज किया। एक्सोजीनियसली या एंडोजीनियसली भी बॉडी उसको रिकवर करने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि हम ड्रग्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि हाँ सर पार्किंसन हो गया तो हम सर ड्रग ही यूज करेंगे, कि हम डोपामिन एगोनिस्ट यूज करेंगे, प्रिकर्सर यूज करेंगे। डोपामिन प्रिकर्सर में कौन सा ड्रग है, लीवोडोपा। डोपामिन एगोनिस्ट में ड्रग कौन सा यूज है, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपनिलॉल, परगोलाइड, प्रामिपेक्सोल। आर्गो डेरिवेटिव ड्रग आपने पढ़ा होगा। एनएमडीए रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग कहते हैं, डोपामिन फैसिलिटेटर, एमेंटाडिन, माओबी इनहिबिटर, सेलेजिनिन, रेसाजिलिन, पेरिफेरली डीडीसी इनहिबिटर, कार्बिडोपा, बेंसिलाजाइड, कॉम्ट इनहिबिटर, आप इंटेकापोन, टोल्कापोन ड्रग यूज करते हैं, ये डोपामिनर्जिक वाला है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में भी आप ड्रग यूज करते हैं, प्रोसाइक्लिडिन, पिपरिडिन, ट्राइहेक्सिफेनिडाइल ड्रग यूज करते हैं।
ये सब ड्रग आप क्या करते हैं पार्किंसन में, तो ये तो एक्सोजिनस हुआ, हमारी बॉडी अंदर से भी उसको रिकवर करने की कोशिश करती है। तो क्या करा कि अगर मान के चलिए माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस होता है, यानी रिवर्सिबल इंजरी होती है, तो बॉडी उसको क्या करती है, उस स्ट्रेस को रिमूव करके वापस से हील कर सकती है, रिकवर कर सकती है। लेकिन अगर सीवियर हो गया सब, तो सेल की डेथ होगी, रिकवरी नहीं होगी। तो इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है वो सुन लीजिए कॉम्पिटेटिव पॉइंट के लिए कि सर सेल अडेप्टेशन कैसे होगा। तो एट्रोफी के थ्रू, हाइपरट्रोफी के थ्रू, हाइपरप्लासिया के थ्रू, मेटाप्लासिया के थ्रू, डिस्प्लासिया के थ्रू, ये सब वो आपके प्रोसेस हैं जिसके थ्रू सेल जो होता है डाइवर्स कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करता है और रिकवर करता है। रिवर्सिबल इंजरी, रिवर्सिबल इंजरी अगर होता है तो सर सेल में रिकवरी होगा, और अगर इरिवर्सिबल इंजरी होगा तो सर सेल की डेथ होगी, रिकवरी के चांसेस 0% है। ये बस पॉइंट आपको यहां पर क्या करना था, याद रखना था। अब इस स्लाइड में किन्हीं को कोई डाउट है, समस्या है, परेशानी है, तो अब आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले जो भी कमेंट किए हैं सब आपका बेकार हो गया है कमेंट, अब यहां पर पूछ सकते हैं। देखिए मेटाप्लासिया मींस कैंसरस सेल केवल नहीं होता है, दिव्या पाटिल अभी जस्ट मैंने क्लियर किया, इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार में एक काम कीजिए। ब्रेन सबका बराबर दिया गया है, दिमाग इक्वल दिया गया है, दिमाग का रूल है कि एक बार आप केवल सुन लीजिए, देख लीजिए, और दूसरा बात है कि सर आप उसको लिख लीजिए। पढ़ाई अलग चीज होती है, लिखाई अलग चीज होती है। तो एक बार पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आप कमेंट कर रहे होते हैं। मैंने क्या बताया था मेटाप्लासिया में, ये देखिए अभी भी बना हुआ है, ये मेटाप्लासिया का ही एग्जांपल दिया था कि सर ये साइज ज्यादा है सर, मेटाप्लासिया होगा तो इरेगुलर साइज के सेल बन जाएंगे सर, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे लेकिन साइज इरेगुलर हो सकता है सर। ये क्या कहलाता है, मेटाप्लासिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है जी, मेटाप्लासिया कहलाता है। इज दैट क्लियर? मेटास्टैसिस अलग वर्ड है। नंबर, मैंने ये जरूर बताया था पिछली क्लास में कि अगर नंबर ऑफ सेल, अगर मेटाप्लासिया हो या हाइपरप्लासिया हो, अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो कैंसरस हो जाएगा। ये बताया था कि हाइपरप्लासिया मतलब नंबर ऑफ सेल का बढ़ना एक शेप में, मेटाप्लासिया नंबर ऑफ सेल का बढ़ना इरेगुलर शेप में, अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे तब कैंसर होगा। ये मैंने क्लियर किया था। मेटास्टैसिस वर्ड मैंने क्लियर किया था कि एक सेल में अगर प्रॉब्लम आई है या कैंसरस आई है, वो अपने एडजेसेंट सेल में लेकर के जाती है, तब सर उसको हम मेटास्टैसिस कहते हैं। ये मैंने क्लियर किया था, बताया था ना। न्यूरॉन सेल का सर रीजनरेशन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, डीजेनरेटिव नेचर के होते हैं न्यूरॉन सेल, लेकिन उनको कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। अडेप्ट करने का मतलब क्या हुआ, अब कोई सेल मर रहा है, डोपामिन डीजेनरेट हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दोगे ऐसे ही, या उसको उसको क्या करने की कोशिश करोगे, रोकने की कोशिश करोगे। अगर घर में नुकसान हो रहा है तो क्या करोगे भाई, छोड़ दोगे। मान लो आपके ऊपर साइबर कोई फ्रॉड हुआ और आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो आप छोड़ दोगे कि निकालते रहो, या तुरंत उसको जाकर के रोकने की कोशिश करोगे। जब आप रोकोगे तो आपने क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। सिंपल सा लॉजिक है ना दोस्त। ऑब्वियस सी बात है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर सर न्यूरॉन्स डीजेनरेटिव नेचर का होता है सर, न्यूरॉन जो होता है वो रीजनरेट नहीं होते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपके बैंक से अकाउंट से पैसे गायब होते जा रहे हैं, तो आप उसको रोक करके रिकवर करने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे, करोगे ना रिकवर करने की। तो यहां रिकवर किया जा रहा है। अब डी डोपामिन की लेवल पार्किंसन में कम हो रहा है, या जो एल्जाइमर के पेशेंट है उनमें एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो रहा है, तो आप उसको रोकने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं। बॉडी भी तो करती है ना, केवल आप ड्रग से नहीं करते हैं, बॉडी इंटरनली भी करती है, उसी को रिकवर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, रिकवर। कि सर हम रिकवर कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। सीवियर कंडीशन डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसा, ऐसा कोई ये नहीं है कि उसका कोई डेफिनेशन है कि सर सीवियर कंडीशन कब आएगा। ये सिंपली आपको समझना है।
डाउट होता है, लेकिन टाइप करते करते थोड़े ही टाइम पे डाउट आप क्लियर कर देते हो। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि डाउट करो ही नहीं ना। मैं फिर से आपको बताता हूं, सभी से मेरा हमेशा आग्रह रहता है। लगता होगा कि यार सुबह सुबह गौतम सर चिल्लाते हैं, चिल्लाते नहीं हूं मैं चिल्लाता नहीं हूं, आपको वे ऑफ टीचिंग बताता हूं। ब्रेन एक बार में एक काम करेगा। जब मैं आपको पढ़ाऊं ना तो केवल शांति से सुनिए उसको, और कुछ नहीं, सुनिए उसको। फिर मैं बोलता हूं ना कि कोई भी ऐसा स्लाइड में मिस करता हूं जिसमें मैं ये ना बोलूं कि डाउट है तो पूछो, बोलता हूं ना पहले मुझे वो पूरी स्लाइड कवर तो करने दो, उसके बाद आप बात कर लो मेरे से। बात क्या मतलब, डाउट पूछ लो मेरे से। क्लियर? और वो सारे टर्म्स, चलो पहले एक बार ना वो पूरा टर्म्स ही आपको क्लियर कर दूं यार, आप लोग नहीं तो मेरा जान खा जाओगे। और सब बता रखा हूं, सब बताया हूं, इसके बाद भी आपके अंदर यही चीजें हैं। ये एक बार मैं क्लियर कर रहा हूं, हालांकि ये मुझे लास्ट में करना था, लेकिन चलो मैं कर रहा हूं। अब इस वर्ड को कभी भी जीवन में नहीं भूलिएगा, आप सभी के सभी लोग, ठीक है ना? ये सभी के सभी के लिए है। अब कमेंट बंद कीजिए और केवल सुनिएगा, कमेंट बंद करके केवल सुनिएगा। ब्रेन एक बार में एक चीज फोकस करता है। जीवन भर पढ़ते आए हो, लिखते आए हो, टीचर पढ़ा भी रहा है, आप लिख भी रहे हो, इस चक्कर में आप नो कंफ्यूज रहते हो फिर बाद में। एक बार में केवल एक चीज सुनो, पहले पढ़ लो उसके बाद लिख लेना। क्या टर्म्स था एट्रोफी ना, सब बताया हूं, फिर से बता रहा हूं। श्रिंकेज इन द साइज ऑफ सेल, साइज का कम होना, ए मतलब कम नेगेटिव, हाइपर मतलब ज्यादा, साइज का बढ़ना, साइज का इंक्रीज होना हाइपर कहलाएगा सर। ट्रोफी का मतलब ही मैंने क्या बताया था, साइज बताया था। एट्रोफी का मतलब साइज का श्रिंक कर जाना। ये अडेप्ट करेगा सेल, ये सेल अपने आप को अडेप्ट करेगा, बचाने की कोशिश करेगा, श्रिंक करके या तो साइज बढ़ा करके। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन सा कंडीशन सुनिए, वीक लिम्ब इन पोलियो पेशेंट, ये कैसा है, एट्रोफी। जो लोअर लिम्ब होते हैं, जो पैर होते हैं, पोलियो के पेशेंट का क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ता है या नहीं करता है? जिनको पोलियो का अटैक होता है उनमें क्या होता है, पैर सिकुड़ जाता है, विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। तो सर वीक लिम्ब इन पोलियो पेशेंट, ये कौन सा है जी कंडीशन, एट्रोफी हुआ। अब कनेक्ट कर लिए एट्रोफी का मतलब। एट्रोफी का मतलब सर सेल का सिकुड़ना, साइज का कम होना, ठीक है। रिडक्शन इन ब्रेन साइज इन अल्जाइमर डिजीज, मेमोरी खत्म होते जा रही है सर, ब्रेन का साइज कम होता जा रहा है सर, ये भी क्या हुआ, एट्रोफी हुआ। इनको रिकवर करेंगे, अडेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ देगा ब्रेन, बॉडी चाहती है अडेप्ट करने की। जो पोलियो के पेशेंट होते हैं उनके लिम्ब जो होते हैं, भले ही वो उससे बहुत कम काम करें, लेकिन वो जिंदा होता है, डेड नहीं होता है। मान लो किसी के पैर में, पुराने लोग, अब तो पोलियो अटैक बहुत कम देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट फ्री है इंडिया पोलियो से वैक्सीनेशन के कारण, लेकिन आपने सुना होगा कि सर पोलियो के केस में क्या होता है, जिनके पैर में पोलियो मारा है तो क्या वो पैर काम नहीं करता है, क्या डेड हो जाता है क्या? नहीं सर, काम करता है, रिकवर करने की बॉडी ने कोशिश किया है सर, मरने नहीं दिया। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन में मरा नहीं जाता है सेल। सेल कहां पे मर रहा था, केवल इरिवर्सिबल इंजरी में। इरिवर्सिबल इंजरी में सेल की डेथ हो रही थी, और कहीं पर भी सेल की डेथ नहीं होती है, याद रखिएगा। तो सर ये हो गया यूटेराइन एट्रोफी आफ्टर मीनोपॉज। मीनोपॉज के बाद क्या हो जाता है, तो सर यूटेराइन सिकुड़ जाता है, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। प्रेगनेंसी कंसीव मीनोपॉज के बाद होता है क्या, नहीं होता है सर, क्योंकि सर यूटेरस में क्या होगा, एट्रोफी हो गया सर। यूट्रस की साइज क्या हो गई सर, श्रिंक कर गई सर। ये आपका क्या हो गया, मीनोपॉज हो गया सर। साइकोलॉजिकल एट्रोफी, लॉस ऑफ मसल्स बल्क विद द एजिंग, एक एज के बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मसल सिकुड़ते चले जाते हैं। ये सब क्या है जी, ये सब एट्रोफी है। अब समझ में आ गया एट्रोफी। अभी भी कमेंट आ रहा है, फिर कभी भी तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ूंगा श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, कभी भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा दोबारा जीवन में। जो भी हैं आप पहले सुन लीजिए पूरी बात, उसके बाद अपन आएंगे ना डाउट पे। पहला क्लियर हो गया एट्रोफी। अब सेकंड पे आते हैं, हाइपरट्रोफी सर, इंक्रीज इन साइज एंड फंक्शन ऑफ द सेल। साइज और फंक्शन सेल का क्या होना, इंक्रीज होना, बढ़ जाना, हाइपरट्रोफी। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सेल ने क्या किया, अडेप्ट किया, यानी जो यूट्रस का जो सेल था
इसलिए क्या हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव हुई, अब बेबीज का क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा, तो यूट्रस क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सपांशन कर रहा है। ये क्या हुआ सर, हाइपरट्रोफी। और सेल ने वहां पर क्या किया, अडेप्ट किया अपने आप को, मरने नहीं दिया उसको, अपना साइज बढ़ा लिया और अपने आप को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया उस सिचुएशन में, उस एडवर्स कंडीशन में। डेथ नहीं होगा सेल की, पार्चुरेशन होगा, वापस से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी डिलीवरी हुआ कौन, ये क्या हुआ, हाइपरट्रोफी। ये क्या है, अडेप्टेशन है सर, सेल अपने आप को अडेप्ट कर रहा है सर कंडीशन के अकॉर्डिंग। कार्डियक हाइपरट्रोफी इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपने पढ़ा होगा कि सर क्या हो जाता है, तो सर सेल का साइज रिमोल्ड हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, खासतौर से लेफ्ट वेंट्रिकल साइज, फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, एडिमा होने के चांसेस रहते हैं, पढ़ा होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो सर वो आपका क्या है, हाइपरट्रोफी। क्यों हुआ, एडेप्टेशन, क्योंकि सर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है प्रॉपर पंप आउट नहीं हो रहा है, प्रॉपर कंट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं सर एनलार्जमेंट ऑफ मसल्स इन एथलीट्स, जो एथलीट्स होते हैं या कह सकते हैं जो जिम्नास्ट जो जिम में जाकर के काम करते हैं, इन सब में क्या होता है, मसल्स की साइज का बढ़ना, कंडीशन से अडेप्ट हुआ। आप बार बार उस मसल्स पे फोर्स लगा रहे हो, डंबल लगा रहे हो, तो वो साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अपने आप को अडेप्ट करने के लिए। ये क्या हुआ, हाइपरट्रोफी। चलिए बताइए किसी को अब एट्रोफी और हाइपरट्रोफी में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, और आज के बाद फिर मैं नहीं पूछने का परमिशन दूंगा, पूछ लो आज अगर आपको लगता है तो। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन, बिल्कुल खुशी। अच्छा, देयर वाज अ सीनियर इन माय कॉलेज एंड हु हैज सफरिंग फ्रॉम द पोलियो। ठीक है, हाँ मैं वही कह रहा ना कि उनका सेल डेथ नहीं करेगा, उनके सेल डेथ नहीं करेंगे। हो गया क्लियर, अब यही तरीका अप्लाई करोगे। मे भी हो सकता है, अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। खुशी देखो, सेल डिवीजन अगर अनकंट्रोल्ड होगा तब कैंसर होगा, कंट्रोल्ड वे में होगा तो नहीं होगा कैंसर, कंट्रोल्ड वे में होगा तो नहीं होगा कैंसर, अगर अनकंट्रोल्ड होगा तभी कैंसर होगा, याद रखिएगा, कंट्रोल्ड वे में नहीं होगा। ठीक है, रिवर्सिबल अलग है इंजरी, एडेप्टेशन अलग है, याद रखिए। एक इंजरी हो, देखिए तीन कंडीशन डेवलप हुआ, अभी भी आप कुछ बच्चे हैं जो अभी भी थोड़ा सा समझने में परेशान हो रहे हैं। एक हुआ कि कंडीशन के बेस पर एडेप्टेशन होना, जिसमें हमने एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया, ए प्लस, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया सब पढ़ेंगे, अभी और पढ़ा रहा हूं, मीनिंग क्लियर कर रहा हूं आपको। और एक हुआ इंजरी, जिसमें आपको क्या हुआ कि सर रिवर्सिबल इंजरी हुआ और एक इरिवर्सिबल, यानी इंजरी हो चुका है, वहां कंडीशन एडवर्स नहीं है, इंजरी हो गया। जैसे मान के चलो मैं सर ठंडे प्रदेश में चला जाऊं, यहां भोपाल की टेम्परेचर 25 है, मैं लद्दाख में चला जाऊं, मैं सियाचिन चला जाऊं जहां माइनस में टेम्परेचर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा भाई, वहां पर मेरे सेल को अडेप्ट करना पड़ेगा, इंजरी नहीं होगा। इंजरी हुआ कि इंटरनल कोई ऐसे फैक्टर्स आ जाएं जो हमारे सेल को इंजर्ड कर दिए। तो कुछ इंजरी जो होती है वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी वापस से ठीक हो जाएगी, और कुछ इंजरी होती है जो वापस से ठीक नहीं होती, दैट इज द इरिवर्सिबल। ठीक है, क्लियर। मसल साइज इंक्रीज, इट इज गुड और नॉट। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर कंट्रोल वे में है, नॉर्मल वे में इंक्रीज हो रहा है तो गुड है, अच्छा है। अगर अब नॉर्मल होगा तब वो सबके सब क्या है, खराब है। क्या सर श्रिंक होने से तो नहीं होता है, क्या नहीं होता है श्रिंक होने से खुशी, कार्डियक हाइपरट्रोफी रिवर्स। फिर से आ रहे हो सीवा सीवा, रिवर्स पे क्यों आ रहे हो, मैं फिर से क्या कहना चाह रहा हूं, ये कंडीशन है, आप अपने आप को अडेप्ट कर रहे हो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्यों लेकर के आए हो। हम एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं, एडेप्टेशन के मीनिंग क्लियर कर रहे हैं और कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का। अरे क्या करके आए हो आज सुबह सुबह आप सभी लोग, मैं क्या कह रहा हूं, हमें एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं, अडेप्ट करना।
हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में अभी नहीं हैं, आप एडेप्टेशन को रिवर्सिबल में लेकर के आ रहे हो। एडेप्ट करना मतलब समझ रहे हो, एडेप्ट मतलब सेटल्ड होना। आप कहीं किसी शहर में गए होगे पढ़ाई करने के लिए, तो हो सकता है एक आध महीना पानी सूट नहीं किया होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे अडेप्ट कर लिए। ये अडेप्टेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ बहुत सारा रिवर्सिबल होगा कि रिवर्सिबल होगा। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उसके बारे में डाउट पूछ रहे हैं। चलिए अब आते हैं आगे। ये दो मीनिंग्स क्लियर हो गया, और ये फाइनल है, यह फाइनल मीनिंग्स क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। आगे आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को कोई डाउट ही ना रहे, नहीं तो काहे का 10 साल का एक्सपीरियंस यार जब आपको डाउट क्रिएट हो जाए। लेकिन आप लोग उस तरीके को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, आप लोग उस चीजों को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, जहां पर मैं ले जाना चाहता हूं उसको आप नहीं समझ रहे हो कि मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं। चलिए सर, हाइपरप्लासिया, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, मेटाप्लासिया, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस दिख रहा होगा सर? यहां पर इक्वल साइज है, साइज सर कैसा जा रहा है? इक्वल साइज में नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहे हैं। यहां देखोगे तो साइज में आपको चेंजेस मिलेगा, इरेगुलरिटीज मिलेगा, दैट इज द मेटाप्लासिया। आगे पढ़ते हैं सर। हाइपरप्लासिया, इंक्रीज इन सेल नंबर, बिल्कुल सर, सेल नंबर 1 2 3 4 ये सब बढ़ रहे हैं सर, क्या है सर? हाइपरप्लासिया है। टू मोस्ट कॉमन टाइप, दो तरह के होते हैं, या तो हार्मोनल होगा या तो कंपनसेटरी होगा। हाइपरप्लासिया क्यों होगा? मान लो सर ये हमारे सेल थे सर, ये हमारे सर सेल है, ठीक है सर, ये बीच का एक सेल डेड हो गया, तो क्या होगा भाई? ये एडजेसेंट सेल सेल डिवीजन करके एक नया सेल बना देगा, ये न्यू सेल ले आएगा। ये क्या हुआ? ये हुआ सर कंपनसेटरी, कंपनसेशन हुआ। यहां पर जो न्यू सेल बने, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ, वो कंपनसेशन के फॉर्म में हुआ। कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ? क्षतिपूर्ति। और सर हार्मोनल कैसे होगा? जैसे मान लो ग्रोथ हार्मोन, कौन सा हार्मोन है सर? ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सर क्या होता है? रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस जीएचआरएच के थ्रू इसको रेगुलेट करता है। सर्मोरेलिन, हेक्सारेलिन, आपने जीएचआरएच एनालॉग पढ़ा होगा जी, पढ़ा है। सुमेट्रिन जीएच एनालॉग आपने पढ़ा होगा सर। और आपने यहां पर ड्रग पढ़ा होगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर फार्माकोलॉजी का, कौन सा ड्रग भाई? तो सर ऑक्टीराइड, सोमैटोस्टेटिन, पेग्विसोमैट और लैनरियोटाइड, यही ड्रग पढ़ा होगा ना। अब देखिए ये क्या हो गया भाई? ये सडन वर्ड आया, अब आपको माइंड में ना इसको कनेक्ट करना, ये तरीका है कंपटीशन का। और आप जो ये जो शोर करते हो ना, हल्ला करते हो ना, दिमाग लगाते रहते हो टाइप करने पर, केवल ये पढ़ने का तरीका नहीं है। अब यहां पर ये वर्ड आया ग्रोथ हार्मोन, अब इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो? 191 अमीनो एसिड होते हैं, आई थिंक लॉन्ग चेन होता है, 199 का पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमीनो एसिड का। ये माइंड में कनेक्ट कर लेना, ये माइंड में रिकॉल कर लेना, ये है आपका एस्पिरेंट का रूल्स, ये है एस्पिरेंट की प्रॉपर्टीज। कि सर एक कॉम्पिटिटिव जो अप्रोच होता है ना, वो ये होता है कि अगर कोई शब्द आया तो उसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं। आप क्या करते हो? दे टपाक टपाक टाइप कर रहे हैं, बेमतलब का टाइपिंग, नुकसान खुद का करते हो। अब ये वर्ड जैसे ही ग्रोथ हार्मोन आया, अब ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? तो सर इसका काम ही है नए नंबर ऑफ सेल को, देखो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज, इट इज द ट्विन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। या तो सर साइज बढ़ जाए, यानी वेट बढ़ जाए, मास बढ़ जाए, या नंबर बढ़ जाए, दैट इज द ग्रोथ। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन साइज, दैट इज द ट्विन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। तो सर जो हार्मोनल ग्रोथ होते हैं वो क्या कर रहे हैं? तो नंबर ऑफ सेल को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कंपनसेशन के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, क्षतिपूर्ति के लिए नहीं, बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए करा रहे हैं। और यहां पर जो हुआ कि सर एक सेल डेड कर गया, तो सर सेल डिवीजन करके नया सेल बढ़ाया गया वहां पर, तो सर वो कंपनसेटरी हुआ। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कंसेप्ट को, ठीक है। तो हाइपरप्लासिया क्या करा जाए? हाइपरप्लासिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे जो उनके सेक्सुअल हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है।
पिवोटल चेंजेस लाता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हुआ, सर क्या है, हाइपरप्लासिया है। क्या हुआ, हाइपरप्लासिया। ये क्या हुआ, कंडीशन को अडेप्ट करने के लिए। उसे पता है कि बाद में जाकर के जब प्रेगनेंसी का डिलीवरी होगा, प्रेगनेंसी कंसीव होगा, पार्चुरेशन होगा, तो मिल्क इजेक्ट करना होगा, मिल्क को स्टोर करना होगा, तो उस कंडीशन को अडेप्ट करने के लिए बॉडी ने पहले ही ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर दिया। दैट इज द एडेप्टेशन। इसे क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब फिर यहां लागू, सर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है, एडेप्टेशन नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो अभी हम एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं। सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम पे ऑब्वियस सी बात है कि सर ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है, लैक्टेशन के साइज में, लैक्टेशन के टाइम पे सर ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है। ये सब आपका हाइपरप्लासिया है। सर रीजनरेशन ऑफ द लीवर फॉलोइंग पार्शियल हिपैक्टोमी, अगर सर हिपैक्टोमी होता है तो उस कंडीशंस में रीजनरेट होते हैं, सेल का साइज इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीज होता है, दैट इज आपका क्या होगा जी, हाइपरप्लासिया। ठीक है, ये आपका हुआ सर पहला कि जिसमें हम हार्मोनल और कंपनसेटरी। दूसरा होता है जी पैथोलॉजिक हाइपरप्लासिया। पैथो मतलब डिजीज, पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, पैथो का मतलब मैंने क्या बताया, तो सर पैथो का मतलब मैंने बताया है डिजीज। अब यहां पर कोई ना कोई कंडीशन है, क्या कह रहा है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लासिया में, एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियल लेयर, यूट्रस के जो अंदर के लेयर होते हैं उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, या इंटरनल बॉडी के किसी भी ऑर्गन के जो लेयर होते हैं वो एंडोमेट्रियम लेयर कहलाते हैं, है ना। वैसे जो यूट्रस के लेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर, यूट्राइल लेयर, ठीक है ना। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया फॉलोइंग एस्ट्रोजेन एक्सेस। अब एस्ट्रोजन का अगर एक्सेस हो जाएगा, अगर किसी के अंदर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, हार्मोन्स में पढ़े होंगे, यूट्राइन कैंसर, अगर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो सर एंडोमेट्रियल जो लेयर होगा यूट्रस का, सबसे अंदर का जो लेयर होगा यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर, वो सर क्या हो जाएगा, वहां पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे। किसके कारण, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हुआ। तो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हुआ, ये पैथोलॉजिकल हो गया, डिजीज हो गया सर, बीमारी हो गया। यहां पर जो हाइपरप्लासिया हुआ था वो कोई कंपनसेशन के कारण नहीं था। इंट्राडक्टल एपिथेलियल हाइपरप्लासिया इन फिब्रोसिस्टिक चेंज इन द ब्रेस्ट, ये आपके ब्रेस्ट के अंदर में है, ब्रेस्ट कैंसर आगे जाकर के लीड करेगा। तो ये क्या हो गया, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लासिया। तो हाइपरप्लासिया दो हो गए, एक हमारा होगा सर कंपनसेटरी हार्मोनल जो हमें नुकसान नहीं करेगा, और एक होगा पैथोलॉजिकल जो हमें नुकसान करेगा। तो हाइपरप्लासिया मतलब इंक्रीज इन नंबर। सर मेटाप्लासिया, अब सुन लीजिए, रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियल और आपका मेसेनकाइमल, यानी जो आपका adult cell to another type of the that cell, reversible changes of one type of epithelial or mesenchymal adult cell to another type of that cell, चेंजेस हो रहा सर। ये हमारा सेल था, ये सेल में सर आपका क्या हो गया, चेंजेस हो गया। टिश्यूज का ये एग्जांपल होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, आप एपिथेलियल टिश्यू पढ़े होंगे, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो सर क्या करा, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू और ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई विद द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल इन सिगरेट स्मोकर। जो स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं उनके जो सेल होते हैं वो सर क्या हो जाते हैं, तो सेल की साइज जो है वो सर क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। जो सिलिएटेड कॉलमनार हुआ करते थे वो सर अब स्क्वामस शेप में हो गए। ये क्या है जी, ये आपका क्या है, मेटाप्लासिया। क्लियर हो गया। अब इस स्लाइड में हाइपरप्लासिया का मतलब क्या है, मेटाप्लासिया में सिंपल याद रखिए कि शेप बदलने वाला है सेल का। इसमें किन्हीं को इस स्लाइड में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। ये टर्म सिफेलोस्पोरिन क्लासिफिकेशन से ज्यादा वाला टफ निकल रहा है, वाह। सिफेलोस्पोरिन में कौन सा टर्म्स बहुत खराब है भाई, एक छोटी सी तो कहानी है, उसको याद करना है। सैफजोलिन नाम का लड़का था, सिफाजोलिन फर्स्ट ड्रग आप पाते हैं फर्स्ट जनरेशन में, उसको ड्रॉअर से चोट लगा, सिफाड्रॉक्सिल, सिफालैक्सिन, वो रॉक की तरह एक्टिंग करना चाहता था, सिफोरॉक्सिटीन ड्रग आपने पढ़ा होगा,
उसको टीन पे कूदना था, सिफॉक्सीटीन। लोगों को लगा ये फेंक रहा है सीफाक्लोर, लेकिन वो अच्छी एक्टिंग कर रहा था। सिफॉक्सीटीन मैक्सेटिल ड्रग पूरे जिले में फेमस हो गया, सिप्रोजिल। अरे बहुत आसान है वो ड्रग। इन एट्रोपी नंबर ऑफ सेल डिक्रीज, इन मेटाप्लासिया टाइप ऑफ सेल चेंजेस। एट्रोपी का मतलब है साइज का श्रिंक होना, और मेटाप्लासिया में हुआ नंबर बढ़ना इरेगुलर साइज में। ठीक है ना, ये मेटाप्लासिया हुआ। नहीं, हमेशा के लिए नहीं, इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल है। ठीक है, ये आपका क्या है भाई, रिवर्सिबल है। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए ये कर लेंगे। मेटाप्लासिया हो गया। डिस्प्लासिया ये भी वर्ड था ना जी, यही वर्ड था एडेप्टेशन का, बढ़ा रहा हूं, लास्ट वर्ड था। डिस्प्लासिया देख लीजिए भाई, सब साइज देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गया। डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय द सेलुलर प्रोलिफरेशन एंड साइटोलॉजिक चेंजेस। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड। प्रोलिफरेशन का मीनिंग्स क्या होता है, अनकंट्रोल्ड। सर ये सेल था, अब इनमें सर क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, बहुत सारे सेल आ गए, जहां तहां से बहुत सारे सेल आ गए। सर कैसा हो गया, अनकंट्रोल हो गया। इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, सेलुलर न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, ये आपका क्या हो गया सर, तो ये आपका है जी डिस्प्लासिया। किन्हीं को कोई डाउट, समस्या, परेशानी? एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया, और सब मैंने पहले भी आपको क्लियर किया हूं। कोई समस्या, परेशानी तो बताइए। नहीं है ना? क्या है न्यूक्लियर? बहुत मैसेज आ रहे हैं, 1 मिनट। क्लास ओवर हो गया, जिनको लेफ्ट होना है वो लेफ्ट हो सकते हैं, जिनको डाउट है वो रुक सकते हैं जी। डिस्प्लासिया बता दीजिए, डिस्प्लासिया बताया तो क्या हो रहा है जी, इरेगुलरिटीज हो रही बहुत ज्यादा, प्रोलिफरेशन फास्ट होगा, अनकंट्रोल्ड होगा। ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे मान लो कोई माइक्रोब्स भी क्या करते हैं, इनको ऑब्टेन करते हैं, एकदम से बदल जाना, नेचर बदल जाना, दैट इज द प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है ना, नेचर का चेंज हो जाना, जो प्रॉपर्टी थी उससे वो बियॉन्ड जाकर के काम कर रहा है, उसको प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। एडवर्स कंडीशन में देखने को मिलता है, प्लीमॉर्फिक उसको कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, सेल साइज का डिक्रीज होना ही एट्रोफी है, श्रिंक हो जाना ही एट्रोफी है, बिल्कुल। रिवर्सिबल मेटाप्लासिया में सेल साइज स्मॉल, अरे स्मॉल जरूरी नहीं है कि वो स्मॉल ही होगा, बदलाव होगा। मेटाप्लासिया का मतलब है ये नहीं कि लार्ज साइज को छोटे साइज में कन्वर्ट करना मेरे दोस्त। मेटाप्लासिया का मतलब है कि साइज का चेंज हो जाना, कॉलमनार से स्क्वाइमस बना दिया, क्यूबॉइडल बना दिया, तो ये हुआ। साइज का कम होना मेटाप्लासिया नहीं है, साइज का चेंज हो जाना मेटाप्लासिया है। ठीक है, साइज का कम होना नहीं है, जरूरी नहीं कि कम ही होगा, चेंज हो जाएगा साइज, इरेगुलर साइज नंबर ऑफ सेल वहां पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हाइपरप्लासिया में हार्मोनल क्या है, शिवम मौर्य बताया तो, ग्रोथ हार्मोन ब्रेस्ट की साइज को इंक्रीज करेगा। क्या हो गया, ये हार्मोनल हुआ या नहीं हुआ, एस्ट्रोजन प्यूबर्टी के टाइम में ब्रेस्ट की साइज को इंक्रीज हुआ, हार्मोनल हुआ या नहीं हुआ, हार्मोन्स के कारण हुआ ना जी।
अभी बताया हूं तब भी। हो गया शिवम क्लियर? हाँ, इंटरनल सेल टिश्यू को ही हम कहते हैं मिसेंकाइमल। कंपनसेटरी कंपनसेशन के लिए मैंने बताया सेल का लॉस्ट होता है, सेल की लाइफ स्पैन होती है। तो एडजेसेंट सेल मैंने यहां पर ऐसे मारा, यहां पर सेल मान के चलो इनकेस मान लो इंजर्ड हो गया, डेड हो गया, इनकेस मान लो, तो सर बगल वाले सेल वहां पर क्या करेगा, नए सेल का फॉर्मेशन करेगा। वो क्या हुआ, कंपनसेटरी हुआ। लॉजिकली मतलब नॉर्मल समझने के लिए, ठीक है। नहीं बोल सकते हैं डिस्प्लासिया को कैंसर सेल, नहीं बोल सकते हैं हाइपरप्लासिया को कैंसर सेल, नहीं बोल सकते हैं मेटाप्लासिया को कैंसर सेल, जब तक वो अब नॉर्मल ना हो जाए, अनकंट्रोल्ड ना हो जाए। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फास्ट सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड मैंने लिखा क्या, सॉरी, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है जी फास्ट, फास्ट सेल डिवीजन, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन कैंसर की एक प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन सारा प्रोलिफरेशन कैंसर ही कॉज करेगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैंसर होता ना तो मैं यहां पर बोल देता कि कैंसर, ठीक है ना। मैंने एक भी बार शब्द कैंसर यूज किया है? नहीं यूज किया है ना, तो फिर क्यों कैंसर पे लेकर के आ रहे हो। निमोनिक चाहिए ड्रग क्लासिफिकेशन का, जब पढ़ाएंगे कभी ड्रग क्लासिफिकेशन कोलॉजी का तो बताएंगे। फिलहाल पैथोलॉजी पर है तो पैथोलॉजी पर फोकस कीजिए, ठीक है। जब मैंने नहीं वर्ड यूज किया है अभी तक कहीं पर कैंसर, तो फिर कैंसर, फिर कैंसर, फिर कैंसर आ रहे हो। प्रोलिफरेशन से कैंसर होता है, लेकिन सारा प्रोलिफरेशन कैंसर कॉज नहीं करेगा। हाँ, अनकंट्रोल इसलिए था, ठीक है, मेरा मिस्टेक था कि अनकंट्रोल लिख दिया था। फास्ट होता है प्रोलिफरेशन, मतलब फास्ट होता है, ठीक है ना, ठीक है। दीज आर द परमानेंट और टेम्पररी अडेप्टेशन। वाह, एक नया कंसेप्ट। एडेप्टेशन कभी परमानेंट होता है क्या, या टेम्पररी होता है क्या? अडेप्टेशन का मतलब होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप में बदलाव लाना मेरे दोस्त। कहां से आ गया परमानेंट और टेम्पररी, संविदा बेस और ये ठीक है, ठीक है जी लॉस्टेड बॉय। मे भी खुशी में भी हो सकता है कि एट्रोफी हो जाएगा, तो मे भी चांसेस हो सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सब कैंसर कॉज कर सकते हैं, लेकिन 100% कॉज करेंगे ये नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लासिया तो डिसऑर्डर, अरे भाई तो वैसे तो हाइपरप्लासिया भी डिसऑर्डर है, सब डिसऑर्डर है। ये कंडीशंस है जो सेल अडेप्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। नहीं, हाइपरप्लासिया सीवा यूट्रस में जब हो रहा था तो अपन क्या कह रहे थे भाई, हाइपरप्लासिया कह रहे थे ना जी। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद साइज का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब मैंने बता दिया, तंशूरी जगताप, क्या है कि अचानक से कुछ ऐसी चीजों का होना जो आपकी नेचर में नहीं, आपकी प्रवृत्ति में नहीं है, दैट इज द प्लियोमॉर्फिज्म। अलग अलग केमिकल्स भी प्लियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं, माइक्रोब्स प्लियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं, सेल प्लियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं, कि एकदम से नई चीजों को लेकर के आ जाना, दैट इज द प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है। नोडुलर नोड्यूल्स पे, अब नोड्यूल्स पे हो जाएगा बस। डिस्प्लासिया में सेल डेथ फास्ट होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर फास्ट ही सेल डेथ होगी, ठीक है सौरभ, ठीक है। और किन्हीं को कोई समस्या परेशानी, बेमतलब की समस्या और परेशानी है ना, वो पूछ लीजिए अगर किन्हीं को लगता है। इंटरनल लेयर होता है जी मेसेंकाइमल सेल, रश्मि एनाटॉमी में पढ़ा होगा आपने। साइज का बढ़ना क्या कहलाएगा बताओ, यूट्रस का साइज बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा,
हाइपरट्रोफी। यूट्रस का साइज बढ़ेगा प्रेगनेंसी के टाइम में तो क्या कहलाएगा? हाइपरट्रोफी। पैथोलॉजी में प्लेमॉर्फिज्म क्या है? एकदम से कोई डिजीज है ना जो नेचर में नहीं है, सेल है, लीवर का सेल है, एकदम से सर कोई अलग प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर दिया, प्लियोमॉर्फिज्म हो जाएगा वो। किसी भी कंडीशन में एकदम से नई चीजों का आना। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। अब ये मीनिंग्स क्लियर करके आइएगा कल वाली क्लास में, ठीक है ना? तो फिर अपन आगे की चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।